नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज की। पूरी दुनिया में मोटे अनाजों से जोड़कर कई आयोजन हो रहे हैं। भारत में भी इसे लेकर कई तरह की तैयारियां चल रही है। एक तरफ राज्य सरकारें किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो वहीं लोगों को थाली तक इसे पहुंचाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को अभी तक इनके बारे में जानकारी नहीं है, खासतौर पर शहरों में जहाँ गेहूँ और चावल ज़्यादा प्रचलन में है। आज इस खास कार्यक्रम में मिलेट्स के चमत्कारी गुणों के बारे में हम बात करेंगे। मिलेट्स इन जनरल क्या है, क्या क्या इनकी खासियत है, क्या चीज़ें इनसे बनती हैं और कैसे हम इन्हें खा सकते हैं, खान पान पर क्या कोई अलग तरीके हैं, ये हम आज चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्लिनिकल डाइटिशियन टीना बेबी बरुआ। लेकिन उससे पहले मिलेट्स को लेकर असम सरकार क्या कुछ कर रही है वो भी सुन लेते हैं। আমি অসমত মিলেটক জনপ্ৰিয় কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। G20 যি সন্মিলন আছে তাত আমি মিলেট ৰাইজক আমাৰ অতিথিসকলক খোৱাবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অসম বিধানসভাতো বিধায়কসকলক আমি লাঞ্চ দিওঁ। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এটা দিন আমি অকল মিলেটৰ লাঞ্চ দিম আৰু মিলেটত দোচাৰ পৰা পায়সৰ পৰা সকলো প্ৰকাৰৰ খাদ্য বনাব পাৰি। ইয়াত সাংঘাতিক তাত নিউট্ৰিশন ভ্যালু আছে, সুগার নাবাঢ়ে, খুব স্টেডি রাইজ হয়, নট ফাষ্ট রাইজিং, আৰু ই মানুহৰ নিউট্ৰিশনত যথেষ্ট সহায় কৰে। तो ये थी राज्य सरकार की तैयारी। मिलेट्स के चमत्कारी गुणों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डाइटिशियन टीना बरुआ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीना जी। टीना जी, मिलेट्स खाने के क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जो मिलेट्स रोकता है, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, सही है। और आज का दिन भी सही है मिलेट के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि आज हम बोल सकते हैं कि #LoveForMillet। सो मिलेट जो है कि वो हम सदियों पुरानी अनाज है, 500 साल पुराना आप बोल सकते हैं। और उसमें जैसे परिपूर्ण हिसाब से जैसे न्यूट्रिशन उसमें मौजूद है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो सही बोले हैं हेमंत जी ने कि शुगर या तो डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिटेड है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसका बहुत कम होता है, तो ग्लाइसेमिक लोड भी कम है, तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स उसको रोज़ ले सकते हैं, 2 टाइम इजीली ले सकते हैं, चावल का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और मिलेट का सेवन पहले होता था कि नॉर्थन और साउथन इंडिया में ज़्यादा होता था, और अभी भी उसी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में थोड़ा अवेयरनेस लाना पड़ेगा हमें इसका सेवन के लिए, और लोगों के बीच में ये जागरूकता लाना पड़ेगा, अवेयरनेस एक लाना पड़ेगा कि मिलेट का क्या गुण है और मिलेट खाने से किस किस रोगों से हमें या तो आपका खुद का फूड फार्मेसी आप घर में बना सकते हैं। जैसे मिलेट कई तरह का होता है, जैसे फिंगर मिलेट होता है, पर्ल मिलेट होता है, फिर बकव्हीट भी एक तरह का मिलेट ही है। तो जैसे कॉमनली हम जानते हैं बाजरा, रागी जो बोलते हैं, बकव्हीट को हम जैसे जानते हैं कि वो IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसमें हमें सहायता करते हैं, क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल है। तो कई तरह का फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो कैंसर के लिए काफ़ी अच्छा है। कैंसर के खतरे को भी कम कर सकता है? क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, सो ये हमें कैंसर प्रिवेंशन और कैंसर का जो भी पेशेंट्स है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो प्रोटीन में काफ़ी रिच है। और मिलेट का सेवन करके काफ़ी तरह का जो बीमारी है, जैसे मैंने बोला है कि वो इजीली डाइजेस्टेबल है, तो जो भी गट हेल्थ हम बोलते हैं, तो जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, या तो किसी लोगों को होता है ना कि व्हीट से एलर्जी होता है, ग्लूटेन एलर्जी जिसे बोला जाता है, तो उस वैसे पेशेंट लोग मिलेट को सेवन कर सकते हैं। टीना जी, क्या स्किन और बालों के लिए भी मिलेट्स अच्छे होते हैं? हाँ, क्योंकि मिलेट में वाइटामिन्स काफ़ी है, सो काफ़ी तरह का वाइटामिन्स उसमें है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल न्यूट्रिशियस फूड है।
तो पहले मिलेट का सेवन मैंने जैसे बोला है कि दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन या साउथन इंडिया में ज़्यादा सेवन होता था, लेकिन जब हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, उसमें गेहूं और चावल का ज़्यादा पॉपुलराइजेशन हो गया और मिलेट का कंजम्पशन कम हो गया, तो उसका प्रोडक्शन भी कमती हो गया। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल को मिलेट ईयर घोषित किया है और यूनाइटेड नेशन भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ये पूरा साल जो है मिलेट का सेवन और मिलेट का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना चाहिए। और इसी वजह से कि हमें जो अपना डाइट है उसमें एटलीस्ट 2 टाइम मिलेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं चावल के साथ में। तो चलिए टीना जी, हमको पता तो चल गया कि बहुत फ़ायदेमंद है मिलेट्स और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका हम बनाए क्या? रोज़ दलिया तो नहीं बना सकते? हाँ, ये आपने सही पूछा है, क्योंकि वेरिएशन एक चाहिए। मिलेट का हम खिचड़ी बना सकते हैं, मिलेट से जैसे रागी का इडली बनता है, रागी पैनकेक बना सकते हैं, और उसके बाद में मिलेट को हम दूसरे जैसे सैलेड के साथ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। मिलेट को हल्का आपने उबाल लिया, जो फॉक्स मिलेट है उसको हम उबाल के उसके बाद में उसमें आप तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्ड वेजिटेबल्स, या तो जो भी आपका किचन गार्डन में उगता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, उसमें साथ मिला के आप सैलड के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो वो फ़ायदेमंद होता है वेट रिडक्शन के लिए भी, और जो भी PCODs है, जो भी फीमेल्स को, तो वो सब लोग उसको ले सकते हैं ऑन डेली बेसिस में। जी बिल्कुल। तो टीना जी, एक और सवाल है, क्या हमें रोज़ सिर्फ मिलेट्स ही खाने होंगे इसका फ़ायदा लेने के लिए, या फिर हम रूटीन फूड के साथ इसे एक हिस्से के तौर पर ले सकते हैं? एक्चुअल फ़ायदा हमें कब होगा? ये रूटीन फूड के साथ हम ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये रिप्लेस करता है, राइस को रिप्लेस करते हैं, व्हीट को रिप्लेस कर सकते हैं हम। जैसे सुबह ना, अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट में इजी टू प्रिपेयर भी है, तो अभी हर किसी को हरी बरी रहता है मॉर्निंग में, ऑफिस आने के लिए, किसी को स्कूल जाने के लिए, बच्चे लोगों को स्कूल के टिफ़िन के लिए क्या दे, एक सवाल होता है वो हमेशा। पेरेंट्स को भी ना चाहते हुए भी पैकेट फूड्स जो होता है कि टिफ़िन में पैक करके कभी कभार देना पड़ता है, तो हम मिलेट का कुछ भी बना के, जैसे कुछ जैसे मैंने बोला पैनकेक हो गया, या तो उत्तपम हो गया, चिल्ला हो गया, तो वो सब चीज़ें भी हम टिफ़िन में तैयार करके बच्चे को दे सकते हैं, तो उनको भी एक वेरिएशन मिल जाएगा। और प्लस एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो काफ़ी देर तक उनको भूख भी नहीं लगेगा, और आयरन रिच भी होता है। तो आयरन क्या करता है कि हम देखे हैं ना कि एडवर्टाइज में जो प्रोसेस सीरियल्स है उसमें लिखा जाता है कि टेक आयरन रिच ब्रेकफास्ट, तो एक टैगलाइन है वो। तो ये चीज़ हम घर में ही अपने अनाज को मल्टीग्रेन करके हम कर सकते हैं कि आपने रागी को आटा के साथ में मिक्स कर लिया, उसमें या तो ओट्स, रागी, आटा, तीनों को चीज़ को मिक्स कर लिया करके आप मल्टीग्रेन करके तरह तरह का रेसिपीज़ आजकल यूट्यूब्स में या तो सोशल मीडिया में अवेलेबल है, तो हम उसमें देख के हम बना सकते हैं। तो दिन में अगर एक टाइम का भोजन भी हम मिलेट्स लेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा। सही है। लेकिन किस फॉर्म में लें? अगर क्या प्रेशर कुकर में हम कुक करेंगे तो क्या इसका जो फ़ायदेमंद है, इसके जो गुण है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि उसका गुण ख़त्म हो जाएगा। कि आप जैसे भी आपका सही मतलब लगे कि आपको जैसे भी बना सकते हो, आप कन्वीनियंट वे है। क्या इसको ज़्यादा कुक करने से ख़राब हो जाएगा, ये कम कुक करने से उसका गुण रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बोला जाता है कि प्रोटीन को अगर ज़्यादा देर तक हम हाई फ्लेम में कुक करें तो प्रोटीन का जो नेचर है वो कम हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। तो इसी वजह से लेकिन आप देखा जाए तो दलिया या ओट से मिलेट को कुक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आप मिलेट को पहले भिगो के रख दीजिए। उसके बाद में आप उसको डायरेक्टली प्रेशर कुकर में हो या ओपन सॉसपैन में हो तो आप उसको कुक कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में आप वेजिटेबल्स, दाल, ये सब मिक्स कीजिएगा तो फिर वो और भी एनरिच हो जाता है। जी बिल्कुल। तो कई तरीके हैं जिसके ज़रिए हम मिलेट्स ले सकते हैं। टीना जी, एक और सवाल है, मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है वो बाजरा है। क्या इनकी तुलना में बाजरा में ज़्यादा गुण होते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि बाजरा एक कॉमन वर्ड है। जैसे होता है ना कि कोई भी कॉमन, जैसे एक कोई अभी हम अगर कोई दुकान में जाए और उसको पूछे कि टूथपेस्ट, तो हम बोलते नहीं है कि एक ब्रांड पहले से दिमाग में हो गया है कि हमें कोलगेट दे दो या तो कुछ ऐसे। तो अभी तो ब्रांड देखा जाए तो काफ़ी तरह का ब्रांड है, लेकिन वो पहले से सदियों से एक चलते आए हैं ना, तो इसीलिए बाजरा का नाम पहले आता है। लेकिन बाजरा हो गया, रागी हो गया,
और उसके बाद में जैसा ककुम जो फॉक्स मिलेट है, तो सारा का मतलब गुण कोदो का क्या हाँ सेम है, वो भी फॉक्स मिलेट में ही होता है, दैट इज़ अ कैटेगरी ऑफ फॉक्स मिलेट। और बाकवीट जो है वो भी सेम तरह का होता है, लेकिन बाकवीट को स्यूडो मिलेट कहा जाता है। तो ये सब कुछ क्या है, एग्रीकल्चर ने एक कैटेगराइज कर दिया, एक क्लासिफिकेशन बना दिया है कि ये क्लासिफिकेशन में ये सब है। लेकिन ओवरऑल जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसका, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, रिच इन प्रोटीन है, रिच इन मैग्नीशियम है जो हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टिंग है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भर के है इसमें। और फिर इजीली हम फाइबर जब बोलते हैं ना, दो तरह का फाइबर होता है, एक सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होता है। तो मिलेट एक ऐसा सीरियल है जिसमें मतलब दोनों फाइबर उसमें है, तो इसीलिए इसका गुण थोड़ा ज़्यादा होता है, चमत्कारी गुणों वाला कहा जाता है। टीना जी, सबसे अच्छा अनाज खाने के लिए कौन सा होता है? अभी सुपर फूड बोला जाए तो फिर हम रागी को ही मानते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का मिलेट ही है, हम जो मिलेट के लिए बात कर रहे हैं। तो जो भी आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या तो ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, उसी तरह के अनाज को हम अच्छे अनाज मानते हैं अभी के दौर में, क्योंकि अभी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस और क्रॉनिक डिजीज़ेस ज़्यादा है। जैसे हो गया डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस हो गया, कैंसर, एक मतलब अभी कोई नहीं बोल सकते कि छोटे बच्चे को नहीं हो सकते या तो कोई कम्युनिटी को नहीं हो सकते। ये सब बीमारी देखा जाए तो हर किसी को, हर घर में कोई ना कोई इसी तरह का बीमारी से गुज़र रहे हैं। तो इसी वजह से जो पोल्यूशन हो गया, इतना कुछ अभी हमें फेस करना पड़ रहा है, तो इसमें हमें अपना इम्यूनिटी बूस्टिंग, और कोरोना के वजह से हमें ऑलरेडी हम एक दौर से हम गुज़र के आए हैं कि हमें पता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए हमें सही तरह से खाना चाहिए, और जो हमें भरपूर न्यूट्रिशन दे वैसा खाना हमें एटलीस्ट दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सीरियल्स जैसे रागी हो गया, मैंने जो ऑलरेडी मेंशन किए हैं, या तो फिंगर मिलेट हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, तो ये सब चीज़ें आजकल इजीली एसेसिबल है, मार्केट में आप ले सकते हो और उससे सेवन कर सकते हैं। लेकिन अभी इनका जो जागरूक है, ये हमें अभी लोगों के बीच में, लोगों के बीच में लाना है, कॉमन पीपल के बीच में लाना है। जो लोग हाई प्रोफाइल है या तो एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उनके बीच में ये सब चीज़ें होता है, क्योंकि सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें चलते रहते हैं। जानकारी तो ज़रूर है, लेकिन वो यूज्ड टू नहीं है। राइट। आपने रागी का जिक्र किया, हम रागी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डाइटिशियन टीना बोरा। टीना जी, आपने बच्चों का जिक्र किया, रागी का जिक्र किया, क्या बच्चों के लिए रागी सबसे बेहतर विकल्प है, और क्या वाकई में रागी बच्चों के लिए सुपर फूड है? हाँ, रागी ले सकते हैं 1 साल के बाद से। रागी का फिरनी हो गया, रागी पॉरेज हो गया, बना के हम खिला सकते हैं। पॉरेज बोलने से लेकिन दूध से होता है, लेकिन 2 साल के नीचे में हम लोग काऊ मिल्क यूज़ करना अलाउड नहीं होता है। कभी कभी 1.5 साल के बाद में भी डॉक्टर अगर पीडियाट्रिशियन बोलते हैं कि यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप मिला के दे सकते हैं। या तो फार्मूला मिल्क जो भी बेबी फूड आता है, तो वो फार्मूला मिल्क के साथ में आप रागी का पॉरेज, फिरनी, ये सब बना के आप खिला सकते हैं। और रागी का खिचड़ी भी बनता है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, उसमें गाजर, बीट मिला के उसको थोड़ा सा आयरन रिच हो जाता है, और फिर उसको हम एटलीस्ट 1 बार बच्चे को दे सकते हैं। ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात, लेकिन जो 8-9 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें टेस्ट की बहुत शिकायत होती है, तो उन्हें किस वैरायटी में हम रागी परोस सकते हैं? रागी का हम लोग रागी का जैसे टिक्की भी बना सकते हैं। रागी टिक्की, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि उसका इडली भी बनता है, और काफ़ी अच्छा होता है रागी इडली खाने में। तो टिफ़िन में भी आप ऐसे दे सकते हैं, उत्तपम बना के दे सकते हैं, या तो रागी को रोटी जो आप बनाते हो रोज़ का, जो गेहूँ होता है, जो गेहूँ के साथ में भी रागी को आप ऐड ऑन करके, तो वैसे ही आप रोटी बना के भी आप बच्चे को दे सकते हो खाने के लिए, या तो उसमें आप रोल बना के या स्टफिंग करके भी आप
उसको एक वेरिएशन जी, आप करके टीना दे जी, सकते ये तो हैं। बात हो गई रागी की, लेकिन कौन कौन से जो मोटे अनाज है वो हम बच्चों को परोस सकते हैं 2 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी अगर हाँ, बात करें? तो हम 2 साल के बच्चे को जैसे रागी के अलावा? हाँ, रागी का अलावा जैसे हम लोग को फॉक्स मिलेट दे सकते हैं, और उसके बाद में किनुआ भी दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं। ओट्स तो काफ़ी पॉपुलर है आजकल, देते भी हैं। और उसके बाद में दलिया तो अवेलेबल है। दलिया 2 प्रकार का होता है, एक तो आपको व्हीट का दलिया आता है और कॉर्न दलिया भी आता है जो मक्की से बनते हैं। तो वो भी रिच इन विटामिन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, और फिर उसमें फाइबर रिच भी होता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे लोगों को। तो इसी वजह से आप एटलीस्ट 1 बार या तो 2 बार कर सकने से ज़्यादा बेहतर क्या है। डेली बेसिस में हम हाँ, दे सकते डेली हैं दे मोटे सकते अनाज? हैं, डेली दे सकते हैं। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जो गट का प्रॉब्लम होता है, इंडाइजेशंस का प्रॉब्लम होता है, तो वैसे पेशेंट्स लोगों को, या तो जो इस दौर से गुजर रहे हैं, तो उनको भी हम दे सकते हैं। जी बिल्कुल। टीना जी, समय की कमी है हमारे पास, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। अनाज को मुख्य रूप से पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव अनाज के रूप में विभाजित किया गया है, इस बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें। नेगेटिव अनाज पहले मैं आऊँगी। नेगेटिव को पॉजिटिव ही कम करते हैं, तो इसीलिए नेगेटिव के बारे में बोला जाए तो नेगेटिव होता है कि जो रिफाइंड फ्लोर्स है और जिसमें ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है, जैसा मैदा हो गया या तो चावल हो गया, तो उसको हम बोल सकते हैं जो रिफाइंड राइस है। ब्राउन राइस को हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। तो लेकिन तो वो वैसा को हम नेगेटिव अनाज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और जो पॉजिटिव अनाज है जिसमें आप ज़्यादा हस्क रहता है, जो उसको हम पॉजिटिव अनाज बोल सकते हैं। जैसे आप हो गया होल सीरियल्स में किनुआ, बाजरा, रागी, फिर उसके बाद में बकव्हीट, ये सब को फिर बार्ली भी बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव अनाज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीना जी, हमें अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए मोटे अनाज के बारे में। तो केंद्र सरकार मोटे अनाज की खेती पर जोर दे रही है, क्योंकि बढ़ती आबादी के लिए पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने में यही अनाज सक्षम हो सकते हैं। मोटे अनाज पोषण का सबसे बेहतरीन जरिया है। सरकार इसके पोषक गुणों को देखते हुए ही इसे मिड डे मील स्कीम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी शामिल करने की सोच रही है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम में आपको लाभ मिला होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।